बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है हम LHV पार्ट 2 के सोल्ड पास्ट पेपर कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से जो फर्स्ट पास्ट पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, उसका A और B पार्ट। क्वेश्चन नंबर A जो है हमने किया था फैमिली प्लानिंग और राइट डाउन द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग्स फॉर फीमेल, और B पार्ट था इसका स्टूडेंट्स हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी। तो ये A और B पार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें ताकि आपका सारा सिलेबस कवर हो सके। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे सितंबर में एग्ज़ाम है। सो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि सवाल नंबर 2 उसका A और B पार्ट, इसके अलावा सवाल नंबर 3 इसका A और B पार्ट आपको करवा दिया जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ओके, तो सवाल नंबर 2 जो है उसका A पार्ट है राइट डाउन द कॉजेज़ ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। ये आप देख सकते हैं पंजाब बोर्ड में ये सवालात आए हुए हैं। ये दूसरा सवाल जो है राइट डाउन द कॉजेज़ ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, सबसे पहले हम ये करेंगे और उसके बाद हम इसका B पार्ट करेंगे रोल ऑफ LHV इन एंटीनेटल केयर। ओके, तो स्टूडेंट मैटरनल मोर्टेलिटी किसे कहते हैं। ये टोटल 10 नंबर का सवाल है। 5 नंबर A पार्ट के हैं और 5 नंबर B पार्ट के हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी की इसमें सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। आपको तमाम वो तरीके बताए जाएंगे जिससे जो है आपके आप फुल मार्क्स अचीव कर सकें। तो सवाल को अटैम्प्ट करने का स्टूडेंट तरीका ये होता है कि आपने जो भी आपसे सवाल पूछा गया आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन उसका थोड़ा सा करवाना होता है, इंट्रो करवाना होता है, फिर उसके बाद उसकी कॉजेज़ या जो भी उसकी मैनेजमेंट जो भी आगे पूछा गया है ना वो हमने एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो फिर हमें 5 नंबर पूरे मिलते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी कहते किसे हैं उर्दू में, आप इसको समझिए। सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेफर्स टू द डेथ ऑफ वुमेन वाइल प्रेग्नेंट और विदिन 42 डेज ऑफ चाइल्ड बर्थ फ्रॉम कॉजेज़ रिलेटेड टू हर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी से मुराद है शरअ अमवात। शरअ अमवात किसकी? खातून की, उस औरत की शरअ अमवात जो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसको कोई भी वजह हो सकती है, या चाइल्ड बर्थ के दौरान, या ड्यूरिंग लेबर, या जो आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। अगर उस औरत की डेथ होती है 42 डेज़ के अंदर, बेबी की पैदाइश के 42 डेज़ बाद जो है या 42 डेज़ के अंदर उसकी डेथ होती है तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी कहलाएगी। ओके, इसकी क्या कॉजेज़ हैं? सबसे पहली काज इसकी टोटल जो है ना स्टूडेंट 5 वजूहात हैं। पहली वजह इसका है सीवियर ब्लीडिंग, जिसे हम हेमरेज बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो वजह है ना वो सीवियर ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग है। ठीक है, तकरीबन 33% इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें जो है मदर सीवियर ब्लीडिंग की वजह से मर जाती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, आफ्टर डिलीवरी और इन द पोस्टमार्टम पीरियड। ये जो सीवियर ब्लीडिंग है ये प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान भी हो सकती है, और बच्चे की पैदाइश के बाद पोस्टमार्टम जो पीरियड है जिसे हम छीला बोलते हैं, 42 डेज़ का जो पीरियड होता है उसके अंदर भी ये डेथ हो सकती है। दूसरी जो इसकी वजह है वो है स्टूडेंट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो इस वजह अगर बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, पेशेंट ट्रॉमा में चला गया, उसको शॉक लग गया, ठीक है, तो इस वजह से भी जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी का केस बन सकता है, यानी मदर की डेथ हो सकती है। ये भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और 10% इस तरह के लोग हैं, ये MCQs के तौर पे आपने याद रखना है कि 10% इस तरह के लोग हैं जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं वो औरतें। ठीक है, तीसरी जो इसकी वजह है वो है इन्फेक्शन। These can occur during pregnancy, childbirth और postpartum period। इन्फेक्शन स्टूडेंट प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ में भी हो सकता है, पोस्टमार्टम पीरियड में भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजूहात क्या हैं कि हमारा जो सीवेज का निज़ाम है, या हमारा वाटर क्लीन ना हो, या कोई भी किसी भी किस्म का जो है प्रेगनेंसी में अगर हम हाइजीन को मेंटेन नहीं रख पाते तो इन्फेक्शन होने, अगर इसको हम कवर अप नहीं करते, इसको हम ट्रीट नहीं करते तो माँ जो है मौत के मुंह में जा सकती है। ठीक है, चौथी वजह है इसकी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर।
ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को समझते हैं पहले। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर किसको कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब है कि बेबी जो है ना वो इतना बिग है कि मदर की पेल्विक में फ़िट हो चुका है और डिलीवर होना मुश्किल है। मदर की जो लेबर का टाइम है ना वो प्रोलॉन्ग हो गया है, यानी डिलीवरी का टाइम जो है वो लंबा हो गया है। मदर को दर्दें आ रही हैं, बेबी भी पुश कर रही हैं और माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा होता है। ठीक है, तो ये इसकी चौथी वजह है जो मटरनल मोर्टेलिटी की वजह बनती है। पांचवी वजह है इसकी अनसेफ अबॉर्शन। अबॉर्शन का क्या मतलब है स्टूडेंट? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अनसेफ अबॉर्शन का मतलब है यानी ऐसी खतून अबॉर्शन करती है जो कि अनट्रेंड है, जो कि उसके पास स्किल्स मौजूद नहीं है। अगर वो अबॉर्शन करती हैं, अगर वो अनस्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है तो इस वजह से जो है माँ मौत के मुंह में जा सकती है। ठीक हो गया, ये आपको उम्मीद करती हूँ ये सवाल समझ आ चुका हो गया। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले करनी और 5 वजूहात लिखनी और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना और इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा इसका बी पार्ट जो है ना वो करेंगे तो हमें पूरे सवाल के नंबर मिलेंगे। ठीक है, 10 नंबर। रोल ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर इन एंटीनेटल केयर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारा पेपर जो है ना 100 नंबर का है। ठीक है, 40 नंबर का हमारा ये थ्योरी का है और 60 मार्क्स के हमारे MCQs हैं। तो आपने जो है ना इसके साथ साथ MCQs भी प्रिपेयर करने हैं। अच्छा जी, रोल ऑफ LHV एंटीनेटल केयर में कौन? एंटीनेटल केयर किसको कहते हैं? एंटीनेटल केयर स्टूडेंट प्रेगनेंसी के दौरान जो एक मिडवाइफ, एक डॉक्टर या नर्स कोई भी उसको केयर प्रोवाइड करती है ना तो वो एंटीनेटल कहलाती है। ये आपने ज़िंदगी भर याद रखना है कि एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के जो 9th मंथ है, जो 3 ट्राइमेस्टर में जिसको डिवाइड किया गया है, उसके दौरान औरत की देखभाल को हम क्या बोलते हैं? एंटीनेटल केयर। तो LHV के क्या रोल हैं हम देखते हैं। सबसे पहला उसका रोल है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एक LHV, एक मिडवाइफ का अहम किरदार क्या होता है कि एक माँ को समझाना, प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन देना, चाइल्ड बर्थ के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको गाइड करना और पोस्टमार्टम केयर के लिए जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशन है ना उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करना, काउंसलिंग करना, ये एक LHV का किरदार है। दूसरा रोल जो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन वो उसके फ़िज़िकली तौर पे उसको मोनिटर करती है कि क्या माँ और बच्चे की हेल्थ स्टेटस जो है वो ठीक है। साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन उसके चेक करती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ये हम फिज़िकली देख सकते हैं। अनीमिया पता चल जाता है औरत को देखने से कि क्या इसके में अंदर खून की कमी है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्रीक्लैम्सिया, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, ये साइन एंड सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं फिज़िकली तौर पे। तीसरा इसका जो रोल है वो है लेबॉर्ट्री टेस्ट। अगर कोई भी अनीमिया या कोई किसी भी किस्म का उसको इन्फेक्शन है, सिफिलिस है, HIV है, LHV को लग रहा है, एक लेडी हेल्थ विजिटर या डॉक्टर को लग रहा है कि इसमें ये सिम्टम्स है तो वो लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए सजेस्ट करेगी। ओके, चौथी इसकी वजह है इम्यूनाइजेशन। चौथा इसका जो रोल है LHV का रोल है कि LHV जो है वो एडमिनिस्टर करती है टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन को। किस लिए वो रिकमेंड करती है? ताकि आपका बेबी जो है वो टेटनस से प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, पांचवा जो रोल है वो है स्टूडेंट्स बर्थ प्रीपेयर्डनेस। LHV का जो अहम किरदार है वो है माँ को बच्चे की डिलीवरी के लिए तैयार करना। ठीक है, लेबर के बारे में बताना कि आपने कोऑपरेट करना है डिलीवरी के दौरान। ठीक है, उसको पेशेंट देना है, उसको इस तरह की मोटिवेशन वाली बातें करनी है जिससे जो है वो एग्री हो सके कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आए। ठीक है, इसके अलावा जो है उसको बर्थ प्लान के बारे में सारा गाइड करना है। ठीक है, छठा जो इसका अहम किरदार है वो है पोस्टमार्टम केयर। पोस्टमार्टम केयर आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, माँ और बच्चे की जो भी केयर है ना उसके बारे में उसका हेल्थ स्टेटस देखना और इसके अलावा बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग है, मदर को सपोर्ट करना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उसको गाइड करना कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है बच्चे के लिए कितना मुफीद हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तीसरा सवाल हम स्टार्ट करते हैं जी। ओके, तीसरा सवाल आप स्टूडेंट देख सकते हैं। एक्सप्लेन द नॉर्मल प्यूबर्टल डेवलपमेंट एंड डिफाइन द मीनोपॉज एंड राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज। स्टूडेंट ये सारी चीज़ें LHV पार्ट 1 में हमने
याद की हुई हैं, जस्ट हमने यहाँ पे रिपीट करनी है। परेशान नहीं होना, आपको सारी इंफॉर्मेशन सारी गाइडलाइन दी जाएंगी जिससे आप जो है ना इजीली जो है वो पेपर को तैयार कर सकें। ए पार्ट इसका है नॉर्मल प्यूबर्टल डेवलपमेंट। स्टूडेंट प्यूबर्टल डेवलपमेंट कहते हैं दौरे बुलूगत में जो डेवलपमेंट होती है, जब इंसान जवानी में आता है, जब कोई लड़का या लड़की जवानी में आता है ना, तो वो उसका डेवलपमेंट का जो दौर होता है ना उसको प्यूबर्टल डेवलपमेंट बोलते हैं। नॉर्मल है, ठीक है। Puberty is the period of physical and hormonal changes that marks the transitions from childhood to adulthood। देखें, बचपन से जब अडल्टहुड में बंदा जाता है, जवान होता है, तो उसके दरमियान फिज़िकल्स और हार्मोनल चेंजिंग्स आती हैं। इसी पीरियड को हम प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये एज का जो ड्यूरेशन है, किस एज के दरमियान ऐसा होता है, 8 से 13 साल की उम्र में, ठीक है। अब हम प्यूबर्टी जो है वो गर्ल में देखेंगे और प्यूबर्टी इन बॉयज़ में देखेंगे कि अगर लड़की में प्यूबर्टी आती है तो कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी। लड़की और लड़का जो है वो मुख्तलिफ जेंडर हैं, तो हमने इसमें डिफरेंस करना है जी कि लड़की में कौन कौन सी डेवलपमेंट होंगी और बॉयज़ में कौन कौन सी डेवलपमेंट, तभी हमें पूरे मार्क्स मिल सकेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, इसको जो है ना ब्रीफली बताना है। देखें, गर्ल के अंदर हमें पता है गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और ये 8 से 13 साल की उम्र में है। दूसरा जो इसकी स्टेज है वो है प्यूबिक हेयर ग्रोथ। हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वहाँ पे हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, और ये भी जो सेम डेवलपमेंट ब्रेस्ट डेवलपमेंट की तरह ही होगी इसी एज में, मतलब 8 से 13 साल की उम्र में। इसके अलावा स्टूडेंट हैं रैपिड ग्रोथ, यानी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। मीनार्क एक बहुत ही बिग स्टेज है, बहुत मतलब प्रोमिनेंट स्टेज है। इसमें जो है मीनार्क फर्स्ट टाइम लड़की को ब्लीडिंग होती है और क्या कहते हैं मेंसेस आते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो, और ये जो है 12 से 15 साल की उम्र में होता है। अब लड़कों के अंदर जो प्यूबर्टी की स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहले उसके टेस्टिकुलर इनलार्ज होंगे, ठीक है। दूसरा सेम एज अ गर्ल प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगी, ठीक है। और इसके अलावा रैपिड ग्रोथ होगी 11 से 17 साल की उम्र में, थोड़ा सा बस फ़र्क है। इसके अलावा जो है वॉइस चेंज, लड़कों की जो आवाज़ है ना वो भारी हो जाएगी क्योंकि ये लैरिंक्स है ना जो ये चेंज हो जाता है। और पांचवी जो इसकी स्टेज है वो है फेशियल हेयर ग्रोथ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये लड़कों की जो है ना दाढ़ी मूंछ वगैरह ये आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजिंग्स कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें तो हुई हैं, किस वजह से हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं ना वो ही इसको हमारे ब्रेन को जो है मैसेज देते हैं कि ये डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हार्मोन्स है ना वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है जो कि हमारे ब्रेन में है, और ये जो है दूसरे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, मुतहर्रक करता है कि ये करो। दूसरा जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन्स। एस्ट्रोजन स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स का यानी फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ़िज़िकल चेंजिंग्स ऑफ प्यूबर्टी, यानी दौरे बुलूगत में जो भी फ़िज़िकल चेंजिंग्स हो रही होती हैं उसके ये ज़िम्मेदार होते हैं एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके, आगे हमारा जो बी पार्ट रह गया है वो है मीनोपॉज। मीनोपॉज किसे कहते हैं, डेफिनेशन करेंगे। मीनोपॉज इज़ द नेचुरल एंड ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ईयर। एक औरत का कुदरती तौर पे मेंसेस का बंद हो जाना, उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट हो जाना, बंद हो जाना, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल वो होता है ना जिसमें औरत बच्चे पैदा करती हैं, मेंसेस आते हैं, सारा निज़ाम चलता है, उसका कुदरती तौर पे जो बंद हो जाना वो मीनोपॉज कहलाता है, ठीक है। आपने मीनोपॉज और मीनार को मिक्स नहीं करना। मीनार का मतलब है फर्स्ट ब्लीडिंग, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और मीनोपॉज का मतलब है एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। और ये जो है स्टूडेंट मोस्टली 45 टू 55 ईयर्स की वुमेंस के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है।
ये जो मेंसेस का स्टॉप होना ये 45 से 55 साल की उम्र में होता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स इसके अलावा उन्होंने पूछे थे, तो साइन एंड सिम्टम्स जो है हमने अक्सर ख़वातीन में या हमारी माओं में, बड़ी औरतों में देखा होगा हमने कि साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं लेकिन हम नोट नहीं करते। हॉट फ्लैशेस मींस पूरी बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर ना पसीना आना, गर्माइश निकला, हॉट फ्लैशेस, ठीक है। दूसरी इसकी जो साइन है वो है नाइट स्वेट, यानी रात के वक्त अक्सर जो है ना पसीना आना, हम कहते हैं पता नहीं क्यों आ रहा है लेकिन इनके अंदर ये मैकेनिज़्म चल रहा होता है, ठीक है। तीसरी वजह है वजाइनल ड्राइनेस, यानी वजाइना खुश्क हो जाती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि सेक्स में जो है ना वो पेनफुल सेक्स होता है, इंटरकोर्स पेनफुल होता है, इसकी ये एक जो है वो डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। फिर है इनरेगुलर पीरियड, यानी पीरियड जो है ना कभी जल्दी आ जाएंगे, कभी लेट आएंगे, कभी 2 माह बाद, कभी 3 माह बाद, क्योंकि वो स्टॉप हो रहे हैं और उनका जो ये मैकेनिज़्म जो चल रहा होता है। फिर आ जाते हैं मूड स्विंग, यानी मूड एकदम जो है ना वो डिप्रेशन में चली जाएंगी या बहुत ज़्यादा वो सैड हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा खुशी में, यानी मूड जो है ना वो चेंज होता रहेगा। फिर है स्लीप प्रॉब्लम, सोने में मसला होगा, नींद नहीं सही से आएगी। ट्रबल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन यानी अपनी सोच को एक ही जगह पे रखना, इसमें जो है वो मुश्किल होगी। इसके अलावा आ जाता है हेयर लॉस, अक्सर जो है 55 साल की औरतों में, 45 साल की उम्र में बालों का झड़ना वो पाया जाएगा, ठीक है, अगर उनकी ये मेनोपॉज का स्टेज शुरू हो गई है। फिर आ जाता है वेट गेन, वज़न का बढ़ना, ठीक है। तो स्टूडेंट होपफुली कि आपको ये 2 सवाल कंप्लीट जो हैं ए और बी पार्ट, यानी 4 सवाल वैसे बनते हैं, ये समझ आ चुके होंगे। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको LHV से रिलेटेड तमाम किस्म की इंफॉर्मेशंस, इसके अलावा MCQ से रिलेटेड और आपके प्रैक्टिकल्स, वाइवाज, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।